Hello friends, my name is Surbhi and today we'll be starting a new topic. Well, the topic for today is chemistry. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, मेजरली जो यूपीएससी का फोकस होता है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी पे होता है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। इफ वी सी कि 10th की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और 9th की एनसीईआरटी के एक दो टॉपिक्स ही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड कैसा है और फिर उस ट्रेंड के हिसाब से कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर हम उसी टाइप से अपनी स्टडीज आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो एज वी सी, सबसे पहले ये कुछ ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें क्या 11th की भी एनसीईआरटी करनी है, हमें क्या 12th की भी एनसीईआरटी करनी है। जो बच्चा 11th में होता है वो भी एनडीए का पेपर देता है, जो बच्चा 12th में होता है वो भी एनडीए का पेपर देता है। जो सीडीएस में होता है उसके लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है, फॉर सीडीएस स्टूडेंट उसके लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक स्ट्रीम से बच्चे हैं, कॉमर्स से भी हैं, साइंस से भी हैं, तो पेपर को उस लेवल का रखा जाता है जो हर कोई सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए 9th और 10th की ही एनसीईआरटी पे फोकस किया जाता है ताकि हर कोई पेपर को सॉल्व कर पाए। अब 9th की और 10th की एनसीईआरटी में आपको एक बार पूरी एनसीईआरटी 9th और 10th की रीड करनी है। इट वोंट टेक मोर देन अ वीक फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर एनसीईआरटी ऑफ 9th एंड 12th। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। मैटर्स, सबसे पहले आपको मैटर्स करना है। मैटर्स में क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड द फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ यू विल कमेंट इट डाउन बिलो। ठीक है, तो आपको मैटर्स करना है, उसके बारे में आपको हर एक चीज करनी है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवरी की थी, सीधे सीधे नाम आते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, नाम बता दो। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा एटॉमिक पार्टिकल क्या था, जे थॉमसन ने का प्लम पुडिंग मॉडल क्या था। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार पे एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। एक बार करके खत्म करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना ही है। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में भी जो मेन फोकस है वो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को ही है। हा, ही, ली, बी, बकनो, फाने, नामा, अलसी, पस्कर, अरे कक्का, हम सबने ये याद किए होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमको एक बार फिर से रिवाइज करना है। इसके बाद एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो एक बार देख लेनी है। फिर जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब क्या होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब हमको एक बार देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मैटर इज नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नंबर 2, पीरियोडिक टेबल नंबर 3, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट 4th। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें भी पढ़ना है एसिड की, बेसिस की एंड सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्टिविटी कैसी होती है, किसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, किस तरीके के सॉल्ट होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट हमें करना है। वॉशिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा हमेशा आता है, कंफ्यूज नहीं होना में कि वॉशिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, याद रखना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ब्लू विट्रल क्या है, सीधे सीधे सॉल्ट के नाम पूछ लेते हैं। इवन देयर वाज अ क्वेश्चन एज सिंपल एज which salt, this is a asked question from UPSC कि which salt was used by Gandhi ji in his Dandi march. Yes, comment the answer down below, which salt was, this is my question, इसको आपको आंसर करना है कमेंट्स में। which salt was used by Gandhi ji in his Dandi march। इतने इजी, इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो सिंपल कॉमन सेंस से किए जा सकते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी ने कौन सा लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ। तो कौन सा सॉल्ट यूज हुआ होगा, सॉल्ट। सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl।
देयर वर 4 ऑप्शन गिवन, 1 was NaCl and 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस। एग्जैक्टली। तो इतना इजी आता है, हमें बस ध्यान से एक बार चीजों को पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है, और साइंस में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ कॉमन सेंस और जो चीजें हमने पढ़ ली है बस वो एक बार रिवाइज करना है। अगर आप ये वीडियोस भी 2 से 3 बार देख लेते हैं, यू आर गुड टू गो। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज वीडियो देखिए और साथ में नोट्स बनाइए। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 5th इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमको जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ज्यादा है भी नहीं। देखो सबसे पहले तो डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस क्या है, उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब कुछ क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है, नेमिंग कैसे होती है, बड़ा ही बेसिक सा जो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था, सेम चीज हमको सिर्फ रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन में ना आपको जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम रिएक्शन याद नहीं होती, उसके बाद जो कलर चेंज हो जाता है वो याद नहीं होता। एक कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है उसके साथ, कैसे बर्न करती है वो। ऐसे कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ इक्वेशंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमको उतनी ही इक्वेशंस करनी है। क्यों? क्योंकि उतनी ही इक्वेशंस एग्जाम में आती हैं। एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है, जो भी आएगा उसमें से ही आएगा। उसी क्वेश्चन में या तो आपको जो रिएक्टेंट है वो दे दिए जाएंगे और प्रोडक्ट पूछ ले जाएंगे, या तो प्रोडक्ट पूछ ले जाएंगे और रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे। दोनों ही केसेस में हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हमें एनसीईआरटी की इक्वेशन सिर्फ 2 से 3 बार पढ़नी है। उसके बाद आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें क्या अप्रोच रखनी है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है कि सबसे पहले हमें करनी है जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें सबसे पहले सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है। उसके बाद हमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, है ना। सबने वेब सीरीज देखी है एंड यू नो अबाउट विच वेब सीरीज एम आई टॉकिंग अबाउट। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये होता है कि मेटल और नॉन मेटल में, अब सारे ही मेटल हार्ड होते हैं पर एक मेटल है जो सॉफ्ट है, उसका क्या नाम है? सोडियम, पोटेशियम। कौन सा मेटल है जिसको हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, क्योंकि इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो आग लग जाएगी, विच इज सोडियम। वैसे तो सारे मेटल होते हैं जो बड़े सॉलिड होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, पर ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है विच इज हार्डेस्ट, जो सबसे ज्यादा हार्ड है? डायमंड, राइट। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये बनने चाहिए। स्पेसिफिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो एक्सेप्शंस हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको बनने चाहिए। इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? ऑब्वियसली अगर कोई मेटल है, अगर आयरन है, उसको पानी और हवा में रख दोगे तो जंग तो लग ही जाएगी ना, है ना। और अगर कोई प्लास्टिक की चीज है उसको पानी में डिप भी कर दोगे तो वो एज इट इज रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो नॉन मेटल है उसका एयर और वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, पर जो मेटल है उसका रिएक्शन होगा। अब एसिड है, एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होगा नहीं होगा? ऑफ कोर्स जो मेटल्स हैं उनका रिएक्शन होगा और जो नॉन मेटल है वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। एसिड में प्लास्टिक को एसिड में डाल दोगे तो प्लास्टिक क्या होगी? बर्न हो जाएगी। ऐसे ही कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, हम डिटेल में एक बार देखेंगे। इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लास्ट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एक आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर का एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर और अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ एटॉमिक बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस है? तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है, और जो एटम बॉम्ब है उसमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
तो ऐसे बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, आप कहोगे कि मैम कॉमन सेंस कैसे आएगा अगर एक बार पढ़ा भी नहीं है? नहीं आएगा। अगर आपने एक बार पढ़ा भी नहीं है तो नहीं आएगा। बच्चों को लगता है कि साइंस से बहुत जल्दी स्कोर किया जा सकता है, विच इज ट्रू। साइंस से बड़ा जल्दी स्कोर किया जा सकता है, बट यू हैव टू स्टडी वंस और ट्वाइस। 2 बार आपने स्टडी कर लिया तो हाँ, साइंस में 80+ स्कोर करना इज अ केक वॉक, बट यू हैव टू स्टडी इट एंड यूज योर कॉमन सेंस फॉर इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स। आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आई स्टार्ट। उसके बाद जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। एज आई ऑलवेज से, यू हैव टू कमेंट इट डाउन बिलो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप जो भी टॉपिक बोलोगे, बी इट साइंस, बी इट हिस्ट्री, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट करंट अफेयर्स, whichever area you are finding difficulties, whichever area you are facing difficulties, you have to comment it down below and I'll make videos on that very topic। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आपको 3 चीजें करनी है: प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट, एंड देन टॉपिक वाइज रिवीजन। टॉपिक वाइज जो भी अभी लास्ट के 1 मंथ में जो भी टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक को उठाइए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है सब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट में टॉपिक को उठाइए और फिर उसको प्रिपेयर कीजिए। ऐसे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो डू कमेंट इट डाउन बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। Even if I have to make video apart from this series, I'll make that video for you, but you have to comment it down below कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, now let's begin with our atomic structure and radioactivity। See, what is atom? बड़ा ही जनरलाइज्ड सा क्वेश्चन है कि अभी एटम ही बता दो कि एटम क्या है। तो एटम इज द बेसिक यूनिट। एटम, वन सेक, yes, atoms are the basic units of matter and the defining structure of an element। मतलब जो जैसे हमने बायो में पढ़ा था कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ह्यूमन बींग्स में जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, वो है एटम। वैसे ही जो मैटर अराउंड अस है, सारी चीजें विच आर अराउंड अस, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है एटम। दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक कि लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ मैटर विच इज एटम। अब एटम में हमको क्या पढ़ना होता है? सी, एटम में हम सब पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। उसके बाद जो सेंटर होता है वो होता है न्यूट्रल। आई एम पुटिंग 0 फॉर न्यूट्रल, ठीक है। जो सेंटर है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? इसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। इसमें है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सी, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम से किस तरीके के क्वेश्चन किए जाने हैं हमें वो देखना है। सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी? सबसे पहले पूछा जाएगा कि किसने डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ये डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले 1 लाइनर क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। हम पूरा किसने किसकी डिस्कवरी की करके बहुत सारा कुछ पढ़ते जाते हैं जो काफी कुछ इररिलेवेंट होता है। हमें सारी रिलेवेंट चीजें पढ़नी है। लास्ट 1 मंथ में जबरदस्ती हमें सारा कुछ कवर करने के चक्कर में ना भागना नहीं है। हमें लिमिटेड चीजें पढ़नी है, वो चीजें पढ़नी है जो आती हैं। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्मिथ ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? हमें ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद हमें देखना है कि हम एटम के स्ट्रक्चर पे कैसे आए। सी, अभी हम सबने पढ़ लिया है तो हम सबको पता है कि जो सेंटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले जे थॉमसन आए अपने प्लम पुडिंग मॉडल के साथ। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर रदरफोर्ड आए अपने अल्फा पार्टिकल वाले मॉडल के साथ। गोल्ड फॉइल लेकर के अल्फा पार्टिकल उस पर बम्बार्ड किए। हमें वो एक बार डिटेल में पढ़ना है। वो उन्होंने ट्राई किया और काफी कुछ उन्होंने भी डिस्कवर किया। उसके बाद फिर
फाइनली बोर्स आए और उन्होंने KLMN करके सेल्स डिस्कवर कर दिए, नॉट डिस्कवर बट हाँ, उन्होंने बताया कि हम इसको सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी विच इज नाउ प्रैक्टिकली डूएबल। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट बिलीव, फेथ, थिंकिंग, कि हमने सोचा कि जो एटम होगा वो ऐसा होगा, फिर हमने उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस जानने की कोशिश की कि एटम ऐसा है तो ऐसा क्यों है, फिर हमने डिस्कवरीज करना शुरू किया, हमने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया कि चलो ऐसा ऐसा कर करके देखते हैं, क्या पता कुछ तो हो जाए, और कुछ तो हो भी गया। ठीक है, अब हमने क्या किया और वो कैसे क्या हुआ और जो फाइनल रिजल्ट आया वो कैसे आया, तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। और उसके बाद तो हमें सेकंड क्या करना है? सेकंड है एक्सपेरिमेंट। सेकंड हमें करने हैं एक्सपेरिमेंट। किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया और फिर उससे क्या हुआ? जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या था, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल से, अल्फा एटॉमिक पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसका रिजल्ट क्या था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। फिर फाइनली जो बोर आए उन्होंने क्या किया, उनका क्या मॉडल था, क्या रिजल्ट था, क्या ड्रॉबैक थे, हम अभी प्रेजेंटली क्या फॉलो करते हैं। क्योंकि ना यूपीएससी सिर्फ वो नहीं पूछता कि अभी क्या हो गया है, बट आपको पता होना चाहिए ना। अभी हमको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीते हैं, पर वो प्लास्टिक की बोतल को बनने के पीछे जो स्ट्रगल है फ्रॉम द वेरी अर्ली मैन जो केव्स में रहते थे, वहां से आपको यहाँ तक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट एंड सो दैट यू कैन do further development in that very field. तो this is the very approach which UPSC follows. तो इसीलिए हम एक बार सारा कुछ देख लेंगे कि प्रीवियसली किसने क्या डिस्कवर किया था, प्रीवियसली किसने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके क्या रिजल्ट थे और उनके क्या ड्रॉबैक थे, क्या कंक्लूजन थे। ये हो गए, जिसमें भी हमको सब कुछ नहीं देखना है, कुछ 3 या 4 चीजें हैं जो मेन है, जो एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछी जा चुकी है और जो पूछी जाएंगी, तो हमें वो देखना है। उसके बाद आता है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ये क्या होता है? ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है? सेम मास नंबर होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होता है? इस पे भी रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो वील सी दैट। नाउ diving deep in our topic, let's see about the discoveries first. See, this is the structure of atom. The structure of atom which we know today, जिसमें these are electrons are negative, then the center, electrons revolve around the center is again having neutron and proton, neutron which are neutral, nucleus. See, this is the nucleus is neutral, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अगेन न्यूट्रल होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगेन नेगेटिव होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वी नो टुडे। नाउ टू अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, we must know all the efforts taken by different scientists in the process of experimenting and finding out, coming to this final product. ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। कैसे डिस्कवरी की? इन्होंने की कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। राइट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कैथोड रे में और कैनाल रे में। सी, अब कैथोड रे से क्या हुआ था? कैथोड रे से कैथोड रे से क्या हुआ था? कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जो जे थॉमसन ने की थी। कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि इससे negatively charged element was discovered by the cathode ray experiment. By whom? By J.J. Thomson. ठीक है, उसके बाद अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और जो प्रोटॉन होता है
यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के केस पे प्रोटॉन के केस पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। देन मास में काफी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है और जो प्रोटॉन है वो काफी भारी होता है। एज यू कैन सी, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज पर माइनस 31 kg, वेयर एज जो हमारा प्रोटॉन है दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 27। तो whenever we consider the mass we consider the mass of proton. Exactly. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है और वो किस बेसिस पे लिया जाता है। मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। सी, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो जब नेग्लिजिबल है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फुल बॉडी का मास है, सपोज माई अपर टॉर्सो एंड माई लोअर पार्ट, दोनों का जो मास होगा वो मेरी फुल बॉडी का मास होगा कंपेयर टू माई हेयर्स। जो मेरे हेयर्स का मास है वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू माई बॉडी। तो अगर मैं बॉडी वेट ले रही हूँ और मैं अपने हेयर्स को नेग्लेक्ट भी कर देती हूँ तो भी मेरे बॉडी वेट पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग गोज ऑन विद एटम में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब हम मास नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों के नंबर को ऐड करके मास नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। क्या किया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी की ई गोल्डस्टिन ने। और ई गोल्डस्टिन ने क्या किया? कैनाल रे। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज इन कैथोड रे एंड कैनाल रे। कैनाल रे जो था इससे पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। एंड कैथोड रे से नेगेटिव किसने किया? जे थॉमसन ने। और पॉजिटिव किसने किया? पॉजिटिव किया हमारे ई गोल्डस्टिन ने कैनाल रे से पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन को ढूंढा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब देखो, हमने देखा था कि 1.6 into 10 raised पर 27 यही मास था हमारे प्रोटॉन का और यही मास है हमारे न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली है नेग्लिजिबल, जैसे मैं आपको समझा रही थी। अब हम देखते हैं, दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी सिंबल को हम कैसे एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, प्लस जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी प्रोटॉन होंगे, सी, एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उसने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है या किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तभी हम बोलते हैं कि एक न्यूट्रल चार्ज बना हुआ होता है। ठीक है, प्लस अब हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या है? मैंने जैसे आपको पहले बताया, मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास सेम है। जब दोनों के मास सेम है तो हम मास नंबर के लिए प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। This is number of proton plus number of neutron। ठीक है, अब इसके बाद
ये था किसने क्या डिस्कवर किया। और क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। क्या क्वेश्चन ये आएंगे कि H3 इसमें ट्रीटियम में विच इज रेडियो एक्टिव, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1, तो प्रोटॉन कितने हो गए 1, एटॉमिक नंबर है 1 तो प्रोटॉन हो गए 1। अब प्रोटॉन 1 हो गया तो हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा एटॉम मास नंबर होता है, मास नंबर होता है। तो ये हो गया है 3 और प्रोटॉन हमें पता है कि 1 है, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। सपोज आपसे बोल दिया कैल्शियम 2040, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हमको पता है कि प्रोटॉन कितने हैं 20 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 40, तो हमको पता है कि न्यूट्रॉन कितने हैं 20, राइट। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नाउ मूविंग अहेड, जैसे मैंने कहा था कि ये सब तो हमने समझ लिया, चलो सिंपल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डिस्कवर किसने किया है। अब इसके बाद हमको ये समझना है कि जो फाइनल अभी हम एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, उसके पहले वी नीड टू वैल्यू कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले किसने एटॉमिक मॉडल के बारे में सोचा, किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि एक फंडामेंटल यूनिट होगा, जो फंडामेंटल यूनिट होगा अराउंड ऑल दी मेटल्स, और वो फंडामेंटल यूनिट का एक एटम होगा, और वो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले वो किसने सोचा, तो वो सबसे पहले सोचा जे थॉमसन ने। सी, सबसे पहले आते हैं हमारे थॉमसन अंकल। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को कहते हैं प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। अब इन्होंने बोला कि जो एटम है वो ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ठीक है, ओवरऑल तो न्यूट्रल है, और जैसे प्लम पुडिंग होती है, अब कितने लोगों को पता है कि प्लम पुडिंग क्या नहीं होती। सी, प्लम पुडिंग जो क्रिसमस पे पुडिंग बनती है उसको कहते हैं प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग में क्या होता है ना कि केक होता है और केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वो अनइवनली स्प्रेड होते हैं। तो हमारे थॉमसन अंकल ने कहा कि जैसे कि केक में ड्राई फ्रूट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सिमिलरली जो हमारा एटम है वो वैसे तो न्यूट्रल है, पर उसमें ना अनइवनली जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल अराउंड। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन में क्या होता है, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सिमिलरली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पर अब क्या हो रहा था, ये तो हमारे थॉमसन अंकल ने एक्सपेरिमेंट किया, अपनी एक थ्योरी दे दी। इस थ्योरी के बाद क्या हुआ कि काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और इसी फील्ड में काम कर रहे थे। तो फील्ड में काम करते करते, रिसर्च करते करते दे केम अप विद एन थॉट कि हाँ, ये आप जो बोल रहे हो ना वो हमारे एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं हो रहा सर। मतलब आपने बोल दिया कि इट इज स्प्रेडेड लाइक प्लम पुडिंग, लाइक वाटरमेलन, बट द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वी आर परफॉर्मिंग इट्स नॉट up to the mark which it should be। तो ये मॉडल was a flop because जो दूसरी डिस्कवरीज हो रही थी it was not able to explain कि how is it this model suitable। तो कोई नहीं, ये मॉडल फ्लॉप हो गया। पर फिर इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड अंकल। सो नाउ लुकिंग एट द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford's alpha particle scattering experiment. Gold foil bombarded with the alpha particles. See, अब ना थोड़ी सी एक कहानी सुनाती हूँ तो सब ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाओ कथा में, जैसे कथा होती है ना। सी, कहानी क्या है कि हमने ये सोचा कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल पे हमने फुटबॉल को किक किया। हमने जैसे ही फुटबॉल को किक किया या फिर हमने एक हैंडबॉल को थ्रो किया, जब हमने हैंडबॉल को थ्रो किया बॉल पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक दीवार पे जब बॉल मारेंगे तो बॉल बाउंस बैक होके हमारे हाथ में आएगी तो हम कैच कर लेंगे। देखो, जब थॉमसन अंकल ने अपना प्लम पुडिंग या
जो वाटरमेलन वाला मॉडल प्रपोज किया, तो जब उन्होंने मॉडल प्रपोज किया तब उन्होंने कहा कि ये एक प्लम पुडिंग है, मतलब पूरा एक एटॉमिक मॉडल है जो पूरा भरा हुआ है, न्यूट्रल है और इसमें ना अनइवनली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको लगा कि इट इज लाइक अ शीट, वी थॉट दैट इट इज लाइक अ शीट। तो व्हेन इट इज लाइक अ शीट एंड वी आर थ्रोइंग अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल वर सपोज टू बाउंस बैक। पर अब क्या हुआ, जैसे हमने अपनी बॉल फेंकी उस दीवार पे, तो बॉल जो है वो बाउंस बैक होकर के आनी चाहिए थी, पर हमने देखा कि नहीं, बॉल तो सीधा चली गई, वापस आई ही नहीं। ऐसे हमने बहुत सारी बॉल फेंक दी, हमने 1000, 2000, 5000 बॉल फेंक दी, 10,000 बॉल फेंक दी। 5000 बॉल में से एक बॉल बाउंस बैक होके आई, 5000 में से एक बॉल 5000 में से एक बॉल बाउंस बैक होके आई, और कुछ बॉल्स डिफरेंट एंगल पे डिविएट हो गई। सी, कुछ बॉल्स डिफरेंट एंगल पे ऐसे डिविएट हो गई, कुछ बॉल सीधे सीधे चली गई, आर पार क्रॉस कर गई। अगर ये दीवार है तो कुछ बॉल ऐसे सीधे सीधे आर पार चली गई, सिर्फ एक थी जो वापस आई और कुछ थी जो डिविएट कर गई, इस तरीके का कुछ मॉडल बना। हमने कहा कि हम इस वॉल पे हमने बॉल डाली, सारी बॉल सीधे निकल गई। तो जो हम सोच रहे थे कि एक दीवार है, दीवार की जगह हमें क्या समझ में आया कि वो तो फेंस है। जैसे फेंसिंग होती है ना, स्टील की तार को मोड़ मोड़ के फेंसिंग कर देते हैं। तो अब अगर आप फेंसिंग में बॉल फेंकोगे तो बॉल तो ऑब्वियसली आर पार चली जाएगी, और जो फेंस के छोटे छोटे तार होते हैं, हो सकता है कि उन छोटे किसी एक तार में लग करके एक आधा बॉल, आपने जो 1000, 10,000 बॉल फेंकी उसमें से एक आधा बॉल बाउंस बैक कर जाए, एग्जैक्ट बैक, मतलब जैसे गई थी सीधे वैसे ही बाउंस बैक आ जाए और आप कैच कर लो उसको। कई सारी बॉल्स अलग अलग एंगल पे भी डिविएट कर जाएंगी। वैसे ही हुआ हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के साथ। हमने सोच रखा था कि जो एटम है वो तो एक शीट है, वो तो एक पूरा स्ट्रक्चर है, पर से ये एक ऐसा पूरी फिल्ड एक शीट है। पर जब हमने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल पे, जब हमने नहीं, रदरफोर्ड अंकल ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गोल्ड फॉइल पे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये ऐसी शीट नहीं है, पर ये तो ऐसा खोखला सा है, ये तो कुछ ना ऐसा खोखला सा है, क्योंकि एक दो पार्टिकल ही है जो ऐसे बाउंस बैक हो रहे हैं, बाकी सब तो सीधे निकल जा रहे हैं, और कुछ है जो डिविएट हो रहे हैं। तो दिस वाज अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, इन विच रदरफोर्ड सेड कि इन एटम देयर इज अ न्यूट्रल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में एक न्यूक्लियस है जो न्यूट्रल है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अराउंड सर्कल करते हैं, तो इसमें से जो रिजल्ट आया दैट वाज न्यूक्लियस, दिस वाज न्यूट्रल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमारे रदरफोर्ड अंकल ने कहा कि एक न्यूट्रल सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूट्रल सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे रदरफोर्ड अंकल ने बोल दिया। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे? इसके ड्रॉबैक ये थे कि रदरफोर्ड अंकल ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, एंड they are moving in a circular path around the nucleus, the neutral center. अब अगर ये न्यूक्लियस सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते हुए रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि जब एनर्जी रेडिएट होती जाएगी तो एनर्जी कम बचेगी। जितने भी एनर्जी रेडिएटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो एनर्जी पहले बहुत सारी एनर्जी थी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे कम होती जाएगी तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर को अप्रोच करेगा और फिर वो सेंटर में क्या कर लेगा, कोलाइड हो जाएगा। ऐसे करके जो एटम है, एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। एटम खत्म हो जाएगा तो इट इज द फंडामेंटल यूनिट। अगर फंडामेंटल यूनिट ही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन के अंदर ही ब्लैक होल बन जाएगा, कहीं बाहर से ब्लैक होल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड का मॉडल was not accepted by everyone and is not in practice till today. बट हाँ, रदरफोर्ड के मॉडल से हमें यह जरूर समझ में आ गया कि जो सेंटर है वो है न्यूट्रल। तो जे थॉमसन के मॉडल से हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। फिर रदरफोर्ड के मॉडल से हमको क्या समझ में आया कि एक सेंटर है जो न्यूट्रल है और नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। हाँ, अभी कैसे रिवॉल्व कर रहा है ये क्लियर नहीं है, पर रिवॉल्व कर रहा है, और जो सेंटर है वो तो न्यूट्रल है, ये पक्का है। तो न्यूट्रल सेंटर, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? हमारे रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड के बाद अब क्या बचा? रदरफोर्ड के बाद अब एक ही चीज बची है, क्या? कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो फाइनली द थर्ड वन इज Bohr's atomic model. Bohr's atomic model में बोर्स अंकल ने समझा दिया, जो हमारे बोर अंकल थे उन्होंने समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं। He said that there are shell, जिसको उन्होंने कहा K, L, M and N, और उसमें है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2n रेस पर 2 के फॉर्मूले में। तो इट्स 2, 8, 18 एंड 32। सी, हमारे जो बोर अंकल थे, अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन है, हमें समझ में आ गया कि एक सेंटर है, न्यूट्रल सेंटर है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इनको बोर्स अंकल ने कहा कि इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, thereafter 18 and thereafter 32। किस फॉर्मूले को यूज किया? 2n रेस पर 2, और इसको नेम कैसे किया? दिस इज K, दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। अब हमारे बोर्स अंकल ने कहा कि हाँ, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, एक न्यूक्लियस है जो न्यूट्रल है, जिसमें न्यूट्रॉन भी हैं एंड प्रोटॉन भी हैं। उसके बाद ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे अर्थ और अलग प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिट में? तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें होंगे 2n इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8n इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32। क्या फॉर्मूला का सीक्वेंस रहेगा? 3n²। नाउ ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, इनसे ही 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मूविंग ऑन, yes, we have done this, मूविंग ऑन, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको करना है 3 चीजें। नंबर 1, आइसोटोप हमेशा याद रखना, आइसोटोप में हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं H11, H21, H31। This is protium, then this is deuterium and this is tritium। अब क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि जो प्रोटियम होता है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सी, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, जो मास नंबर है वो है 1, विच मीन्स इट वुड हैव नो न्यूट्रॉन। जो ड्यूटेरियम है इट इज यूज्ड एज हैवी
हैवी वाटर। हैवी वाटर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें से हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एज अ कूलेंट यूज होता है ड्यूटेरियम विच इज नोन एज हैवी वाटर, एंड ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जो आइसोटोप होते हैं उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सेम। जो एटॉमिक नंबर होता है, दिस एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है सेम, और जो हमारा मास नंबर होता है वो होता है डिफरेंट। ये है आइसोटोप। आइसोटोप के बाद आइसोबार क्या होता है? सी, आइसोबार में अब जो मास नंबर है वो होगा सेम और जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा डिफरेंट। आइसोबार में जो हमारा मास नंबर होता है वो होता है सेम, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सी, इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है डिफरेंट और जो मास नंबर है वो है सेम। नाउ हमने देखा कि आइसोटोप क्या है और आइसोबार क्या है। हमने आइसोटोप देखा और हमने आइसोबार देखा। अब बचता है आइसोटोन। नंबर थर्ड इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में वी हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स में वी हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल इसका हम लिखेंगे सी। इसमें हमको पता है कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 14 और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है क्या, वो है 30। तो अब वी कैन कैलकुलेट कि जो न्यूट्रॉन है वो हो जाएंगे 16। सिमिलरली व्हेन वी मूव अहेड एंड वी सी कि यहाँ पे हमारे आई थिंक आई हैव टेकन अ स्लाइटली लॉन्ग एग्जाम्पल, सो सॉरी, जस्ट कट इट। आई एम गिविंग यू आइसोटोन मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो आई विल टेक Si 14 30, देन P 15 31, देन S 16 32। नाउ सी, मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से हम अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो इट वुड बी 16। सिमिलरली अगर हम इसमें से भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें इट वुड बी 16 एंड देन अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वुड बी 16। तो व्हेन इट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो वी विल से इट आइसोटोन। आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ये तीन चीजें। एंड वन मोर, नंबर फोर्थ इज आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे, उसको हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक को प्लीज एक बार गो थ्रू कर दीजिए, स्पेसिफिकली आइसोटोप और आइसोबार में
कंफ्यूजन होता है। तो मेक श्योर कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आइसोटोप और आइसोबार में। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस, एक बार आप अच्छे से सारा वीडियो रिवाइज कीजिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने आज रात को ये वीडियो देखा है, कल सुबह आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं और एक बार एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ लेना है एंड यू आर गुड टू गो। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बन जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड टुडे। आई विल कम अप विद अनदर टॉपिक, अनदर वीडियो। जो भी आप कमेंट में बताते हैं मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच एंड यस, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए है, so that I'll make video on that very topic. Thank you. That's all.